राधा रमण महिला हाई सेकेंडरी स्कूल ऊंचा मंडी की संगीत की अध्यापिका श्रीमती मिथिलेश राठौर आप लोगों को कक्षा 10 में संगीत पढ़ाऊंगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कक्षा 9 में मैंने आपको संगीत पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि संगीत क्या है, संगीत की कैसे उत्पत्ति हुई और संगीत की क्या पद्धतियां हैं, नाद, सप्तक, श्रुति आदि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और आपने कुछ संगीतज्ञों के बारे में भी पढ़ा है, जो जैसे कि अमीर खुसरो, विष्णु नारायण भातखंडे जी की जीवनी भी आपने पढ़ी है। आज मैं आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन से संगीतज्ञों के बारे में पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, आपको तानसेन, विष्णु दिगंबर पुरस्कार संगीतज्ञों के बारे में तैयार करना है, याद करना है, उनकी जीवनी को अच्छे से पढ़ना है, उन्होंने कौन कौन से रागों की रचना की ये जानना है, तथा आपको ये पाठ्यक्रम में कुछ राग हैं और कुछ तालें हैं। जैसे कि ताल आपका 3 ताल, जप ताल, 1 ताल आदि तालों के बारे में आपको जानना है। तालों के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि जैसा कि बच्चों आप जानते हो, संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों का समावेश होता है। जब हम कुछ गाते हैं, कोई भी गाना गाते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई ताल अवश्य बजती है, और क्योंकि ताल संगीत का प्राण है और ताल संगीत के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि गायन। इसीलिए आपको ताल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपके कोर्स में कई चीजें हैं, जैसे थाट है, राग है, राग की जाति, थाट के लक्षण, राग के लक्षण, आलाप, तान, कण, खटका, मुर्की और ध्रुपद, धमार, ख्याल, इस तरह से ठुमरी, टप्पा आदि कई प्रकार की गायन शैलियां हैं। उन सभी के बारे में भी आपको जानकारी करनी है और मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। और इसी प्रकार से आपके राग, जो भी राग हैं आपके कोर्स में, उनके बारे में भी एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगी। जिस प्रकार से कुछ ऐसे हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों में भी निबंध लेखन आता है, उसी प्रकार से संगीत में भी कुछ निबंध की तरह लिखने को आता है, जैसे हमारा जीवन और संगीत, यानी हमारे जीवन में संगीत क्यों आवश्यक है और हमारे जीवन में संगीत की क्या उपयोगिता है, तथा संगीत में ताल का क्या महत्व है। इस प्रकार से अनेकों विषय ऐसे हैं जिनके बारे में आपको निबंध लिखना आना चाहिए और आपको उनके बारे में निबंध लिखने की तैयारी करनी है। और आपको अपने विद्यालय में होने वाले समारोह, किसी भी समारोह के बारे में भी आपको उसमें क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, ये भी आपको उसके ऊपर एक निबंध की तरह आपको लिखना है। आज बच्चों, अलंकार जो होते हैं वो बहुत ही संगीत में महत्व बच्चों, अलंकार संगीत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अलंकार ही रागों को बढ़त में सहायता करते हैं और अलंकार के द्वारा ही राग के स्वरूप के अनुसार, उसके स्वरों के अनुसार हम तान और आलाप का प्रयोग करते हैं। इसलिए अलंकारों का अभ्यास होना नितांत आवश्यक है। बच्चों, जिस प्रकार से ताल संगीत के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से राग में राग के नियमों का पालन करना भी
बहुत आवश्यक होता है, और राग का पालन न करने पे राग का स्वरूप खराब हो जाता है, राग बिगड़ जाता है। इसलिए किसी भी राग को गाने से पहले उसके स्वरों को ध्यान देना अति आवश्यक है। आज मैं आपको राग भैरवी के बारे में बताऊंगी। राग भैरवी एक ऐसा सुंदर राग है जो प्रातः काल में गाया जाता है, तथा इस राग का थाट जो है वो भैरवी है। अब जब किसी राग का थाट और राग का नाम एक ही होता है तो उस राग को अपने थाट का आश्रय राग कहते हैं, जैसा कि राग भैरवी में है। क्योंकि राग का नाम भी भैरवी है, थाट का नाम भी भैरवी है, इसीलिए ये अपने थाट का आश्रय राग है। और इस राग को प्रातःकालीन 4 से 7 बजे गाया जाता है। और राग भैरवी जो है बहुत ही लोकप्रिय राग है, जनसाधारण में भी ये बहुत ही प्रचलित राग है। और इसके बारे में क्यों बहुत ही मधुर राग है, राग भैरवी एक बहुत ही मधुर राग है, और लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उसको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मधुर राग है। और ये प्रातःकाल, आप जैसा कि जानते हो, प्रातःकाल में अगर हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार ये राग भी है, प्रातःकाल में गाया जाता है। और इसका वादी स्वर जो है वो मध्यम है, संवादी स्वर सा है यानी षडज है। इसका संवादी स्वर षडज तथा वादी यानी मुख्य स्वर इसका मा है। एक चीज बताने बहुत आवश्यक है, इस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। बच्चों, जैसे सारे गामा पाधा नी 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों का राग भैरवी में प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इस राग की जाति संपूर्ण होती है। और राग जाति से, जैसा कि आप जानते भी होंगे, आपने पिछले बार पढ़ा भी है कि जब किसी राग में 5 स्वर का प्रयोग होता है तो उस राग को औडव जाति कहते हैं। और जब किसी राग में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो राग की जाति षाडव होती है। और जब किसी राग में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं तब उस राग की जाति संपूर्ण होती है। इसीलिए राग भैरवी में के आरोह अवरोह में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए इस राग की जाति जो है वो संपूर्ण होती है। बच्चों, किसी भी राग को पढ़ करके याद करना, गाना बहुत मुश्किल है। किसी भी राग को जानने के लिए उसको गाना बहुत जरूरी है। जब आप गाओगे तभी वो राग आपको याद होगा और तभी हम उस राग को आप समझ पाएंगे। इसीलिए राग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और अभ्यास के लिए उस राग के स्वरों को बार बार जब अभ्यास करोगे तभी वह राग अच्छे से आएगा। यानी बिना अभ्यास के कोई भी राग याद किया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, उसको गाकर ही अच्छे से याद किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि राग भैरवी में रेगा धानी स्वर कोमल लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह दोनों में रेगा धानी स्वर कोमल लगते हैं। और इसी आज मैं आपको राग भैरवी का अब आरोह अवरोह पकड़ गा करके बताती हूँ। और बच्चे ध्यान से सुनना कि किस प्रकार से इसके स्वर प्रयुक्त होते हैं, इसमें कहाँ पर रे किस तरह से लिया जाता है, गा किस तरह से लिया जाता है, धा किस तरह से लिया जाता है और नी किस तरह लगता है, इसको ध्यान से सुने। मैं राग भैरवी का आरोह आप लोगों को गाकर बताती हूँ।
बच्चों, आपने इसका आरोह पकड़ सुना। हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। मैं दोबारा इसको गा करके बताती हूँ और आप उसको सुनिए। सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे सा मा ग सा रे सा धा नी सा रे सा। बच्चों, मैं आपको छोटा ख्याल आज बता रही हूँ, जैसे द्रुत ख्याल भी कहती हैं। और द्रुत ख्याल जो है वो 3 ताल में गाया जाता है। तो किसी भी राग का आरोह अवरोह पकड़ गाने के बाद थोड़ा सा उस राग का स्वर विस्तार करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। मैं आपको गा करके बताती हूँ। सा धा सा रे सा सा रे गा मा गा रे सा धा नी सा रे गा मा गा रे सा सा रे गा मा पा गा मा धा पा गा मा गा रे सा गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा गा मा गा रे सा। अब मैं राग भैरवी में आपको इसकी बंदिश बताऊंगी। और इसकी बंदिश जो है वो 3 ताल में गाई जाती है, यानी तबले पे 3 ताल बजता है और उसके साथ हम बंदिश गाते हैं। तो अभी मैं आपको उसके बोल जो हैं वो गाकर बताती हूँ। स्थाई और अंतरा 2 भाग होते हैं बंदिश के। और पहला भाग जो है स्थाई कहलाता है, जैसे डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट अनारी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी। इसका दूसरा भाग अंतरा होता है, जो इस तरह से है। पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, नाहक बहिया मरोरी झक झोरी, डगर चलत छेड़े श्याम स
बच्चों, जब बंदिश खत्म करते हैं उसके बाद बंदिश के साथ ही 8-8 मात्रा की ताल लेनी पड़ती है। और जैसे कि 8 मात्रा होगी, डगर चलत छेड़े, इतना बोलने के बाद आप 8 मात्रा का आलाप लेंगे। वो जो इस प्रकार से है, डगर चलत छेड़े सा गा रे सा, डगर चलत छेड़े सा रे गा मा गा रे सा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी। 8 मात्रा के आलाप के बाद 16 मात्रा का आलाप किया जाएगा, जो पूरी स्थाई की एक लाइन बोल करके इस प्रकार से होगा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, सा रे सा गा मा गा रे सा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, सा रे गा मा पा गा मा धा पा मा गा रे सा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी। ठीक इसी प्रकार से अंतरे में भी आलाप लिया जाएगा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी सा धानी सा, पनिया भरत मोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, गम धनी सा रे सा, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, सा नी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, सा नी धा पा गा मा धनी सा, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, नाहक बहिया मरूरी झक झोरी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी। आलाप के बाद बच्चों तान बोलते हैं, 8-8 मात्रा की तान बोलेंगे, डगर चलत छेड़े मगरि सनि सा गा मा पा मा गा मा गा रे सा, डगर चलत छेड़े गा मा पा धनी दा पा मा गा मा पा मा गा रे सा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, मगरि सनि सा गा मा पा धनी सा रे सा नी दा पा गा मा पा मा गा रे सा, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, पनिया भरत मोरी सा नी दा पा मा गा रे सा, नी सा गा मा पा धा नी सा, पनिया भरत मोरी धनी सा रे सा नी दा पा गा मा पा धा नी सा रे सा, पनिया भरत मोरी, पनिया भरत मोरी गागर फोरी, नाहक बहिया मरूरी झक झोरी, डगर चलत छेड़े श्याम सखीरी। बच्चों, ये आपका था राग भैरवी और आप
आप इसको तैयार करिए, बार बार सुनिए, जिससे कि आपको याद हो जाए और आपकी समझ में भी आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।